जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी यानी क्लास 10th के जो मैथ है एनसीईआरटी उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या, उसको आज स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं। चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, उसमें सबसे पहले हम लोग कुछ संख्या के बारे में जानेंगे जो आपको क्वेश्चन को, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो सबसे पहले है जो इंटीजर नंबर है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इस चैप्टर में बार बार पूर्णांक संख्या वर्ड आपको मिलेगा, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इंटीजर नंबर क्या होता है। तो इंटीजर आप जब 9th में होंगे तो 9th का जो फर्स्ट चैप्टर, वहां बहुत सारे संख्या पढ़े होंगे, जिसमें आता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। वो सारी चीज आप लोग लगभग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो ला देंगे। तो हम लोग बात कर लें कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। तो आपको बता दे कि जीरो और पॉजिटिव नंबर, क्या कोई पॉजिटिव नंबर हो, कोई पॉजिटिव नंबर, और जीरो के साथ कोई नेगेटिव नंबर हो। कहने का मतलब है जीरो रहेगा, जीरो के साथ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तब उस संख्या का नाम हो जाता है पूर्णांक संख्या। यानी इसका डिफिनेशन हम बोलना चाहे, डिफिनेशन आप लिखना चाहे तो सिंपली है कि जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। साफ साफ पता चल रहा है कि एक जीरो होना चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा, 0 1 2 3 4, इस प्रकार से इसका सबका नेगेटिव ले लीजिए तो -1 -2 -3, इस प्रकार से सारे जो ग्रुप दिख रहा है, ये जो ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप ही क्या है, पूर्णांक संख्या है, जिसमें नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है। किसके साथ? जीरो के साथ। तो तब जाके इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। डिफिनेशन लिखना होगा तो सिंपल सा है कि जीरो सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जो चैप्टर का नाम है मेरा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अब ये क्या होता है, आप देखिए ध्यान से कि आप एक वर्ड सुने होंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों की अगर बात करें तो दोनों में कौन आ जाता है? वास्तविक संख्या। या जनरली आप बोल सकते हैं कि जो डेली लाइफ में यूज करते हैं हम लोग जो नंबर्स को, वो नंबर क्या है? रियल नंबर है। जो हम डेली यूज करते हैं 1 2 3 4 √2 √3, ये जो भी है वो सब क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। यानी कहने का मतलब है इसमें दो नंबर आ सकते हैं, एक आएंगे परिमेय संख्या और दूसरा आएंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप देखिएगा ध्यान से। अच्छा, परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? तो वैसा संख्या, सुनिएगा ध्यान से, वैसा संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई संख्या होगा, एग्जांपल के तौर पर कि मान लीजिए कोई संख्या होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q = नॉट 0। और जो p और q होगा, कोई इंटीजर होगा, कोई पूर्णांक संख्या होगा। जो p और q जो आपको मिलेगा वो क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। और q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। q की जगह 0 क्यों नहीं होना? जैसे ही हम लोग 0 को बाटा में रखते हैं तो बोला जाता है जो वैल्यू होगा अनफाइनाइट होगा, वो कोई उसका डिफाइंड वैल्यू नहीं आता है। अच्छा, अब इसको बात करें कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या हम उसे बोलते हैं, अपरिमेय संख्या हम उसे बोलते हैं जिसका दशमलव प्रसार ना टर्मिनेट होता है और न ही वो क्या होता है? रिपीटिंग होता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मान लीजिए एग्जांपल में बात कर लेते हैं कि कुछ संख्या 4.143 यहाँ जाकर रुक जाते हैं, तो टर्मिनेट हो गए, रुक गए, एक खास जगह पर क्या हो गए? रुक गए, खत्म हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो रुकते नहीं है, जाते जाते हैं। बहुत सारे ऐसे संख्या है जो ऐसे बढ़ते जाते हैं। आप इसमें देखिएगा कि ये बढ़ते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, 1 2 1 2। तो ये आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या कौन होगा? जिसमें जैसे में ये भी नहीं आपका है, ये भी नहीं है, तो अपरिमेय संख्या आपका होगा जैसे में 4.134
5 8 7 डॉट 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 ऐसे। आप देखिएगा ध्यान से, तो इसका दशमलव प्रसार न रुका है और नहीं रिपीटिंग हुआ है। क्या बोल रहे हैं, अगर रुक भी जाता तभी क्या होता, वो अपरिमेय संख्या नहीं होता, यानी परिमेय संख्या होता। और दूसरी चीज कि अगर रिपीटिंग भी होता तभी क्या होता, वो अपरिमेय संख्या नहीं होता। लेकिन इसमें देखिए ये रुका भी नहीं हुआ है, टर्मिनेट भी नहीं हुआ है, और वर्ड लेटर जो नंबर है वो रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है। तो इतने सारे क्लियर हो चुके होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद रियल नंबर पर और भी अच्छे से हम लोग बात करते हैं। तो चलिए रियल नंबर के बारे में और भी विस्तार रूप से यहाँ पर लिखे हैं, और उसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आप गौर से ध्यान दीजिएगा कि देखिए रियल नंबर का डेफिनेशन लिखा गया है साफ साफ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। आप इसका एग्जाम्पल देखिए, 2/3 है, ये एक परिमेय संख्या है। 4 है, 4 को बटा में क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। -3/4 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या के बारे में अभी तुरंत फिर से अच्छा से बात करते हैं। 5/1 है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। √2 ये क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर दिया हुआ है पाई, अब पाई भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे हम डिफाइन करेंगे। मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा है कि ये है कि जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या है। उसको सही मेथड से बोलने का तरीका क्या है और या लिखने का तरीका क्या है उसको देखते हैं। साफ साफ लिखा गया है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। साफ साफ कोई भी संख्या हो जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है। जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या हो, इस कोई मैटर नहीं करता, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो या फिर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, बस वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और एक चीज और बात बोला गया है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अभी तुरंत बताए थे कि q बराबर अगर 0 हो जाए, बटा में 0 हो जाए तो उसका वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। साफ साफ देखिए कि जो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, 1/2 है, 4/5 है, -3/2 है, 6/5 है, 5 है, एक्सेट्रा है। आप एक चीज यहाँ गौर और भी कर सकते हैं कि जितने भी परिमेय संख्या है सिंपलेस्ट है। कहने का मतलब, सिंपलेस्ट करने का मतलब, इसको देखो, इसको भी हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन अब देखो ये सिंपलेस्ट है। इसका सिंपलेस्ट क्या होगा, 2 दूनी 4 यानी 2/1। इसका जो परिमेय संख्या ई हो गया आपका सिंपलेस्ट। और आपको अधिकतर बार जो परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा, वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेगा। आपको समझ में आया बात कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो परिमेय संख्या होंगे वो अधिकतर बार आपको क्या मिलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेंगे। जितने भी आप यहाँ गौर कीजिएगा तो सभी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या बोला गया कि अपरिमेय संख्या, तो ऐसी संख्या जिससे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बात एक लाइन में क्लियर हो गया। इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप देखिए ध्यान से। कुछ लोग की एग्जांपल देखने के बाद लग रहा होगा कि सर आप पाई लिखे हैं तो पाई को π/1 तो कर सकते हैं। इसको आप मान लीजिए p और इसको मान लीजिए q, लेकिन ये आपका क्या है, गलत है। आपको बताते हैं कैसे। पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपको अभी तक बता दें कि जो पाई का वैल्यू है, आपको लगता होगा कि 22/7 होता है। पाई का जो वैल्यू है वो होता है 22/7। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, p/q के रूप में लिखा गया। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर खोज पे लगे हैं, लेकिन पाई का जो मेन वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, अभी तक फाइंड नहीं कर पाए। यानी इसका जो वैल्यू है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन कहीं पर रुका हुआ नहीं है। इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। अभी तुरंत हम पीछे बताए हैं कि अपरिमेय संख्या उसे बोलेंगे जो रुकेगा भी नहीं, और उसका जो दशमलव प्रसार है वो रिपीटिंग भी नहीं करेगा। बढ़ते जाएगा लेकिन उसका दशमलव प्रसार रिपीटिंग नहीं करेगा। और सेम काम पाई का है, 22/7 है। आपको बताया भी जाता होगा कि 22/7 को 3.14 डॉट डॉट ऐसे किया जाता है। आपको इतना ही बताया, 3.14 बताया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या, आप दिमाग में बना लीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू खोज नहीं हुआ है। इसका जो वैल्यू है वो न टर्मिनेट हुआ है और नहीं रिपीटिंग हुआ है, वो बढ़ते गया है। जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू खोज हो जाएगा उस समय इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, एक रेशनल नंबर। लेकिन अभी हम लोग क्या बोलेंगे, यह इरेशनल है, अपरिमेय संख्या। √2 की बात करें तो √2 का मान ऐसे आता है जब उसका मान जो दशमलव प्रसार होता है नहीं टर्मिनेट होता है, यानी कहने का मतलब नहीं कहीं एक सीमा पर खत्म होता है और नहीं रिपीटिंग होता है। सेम कंडीशन है √3 में। तो आपको
हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को समझाने की कोशिश किए हैं। आपको हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी, जिसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस वीडियो के इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर का जो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। जो बोला जा रहा है यहाँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या बोला जा रहा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको ये क्या है, ये थ्योरम्स क्या बोलता है, इस चीज पर जान रहे हैं। ठीक है, साफ साफ बोला गया है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहेंगे तो इन्होंने बताए थे कि अगर ऐसा है कि दो पूर्णांक हो, भी धनात्मक हो, ए और बी, तो इसका एक फॉर्मेट बनता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या बोला जा रहा है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर है वह जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा, और दूसरी बात कि जो आर है वह हमेशा बी से छोटा होगा। देखिए इसका मीनिंग समझिएगा। बोला जा रहा है कि आर मोर देन इक्वल जीरो एंड लेस देन बी। बात समझिएगा, जो आर है वो जीरो भी हो सकता है लेकिन जीरो से छोटा नहीं होगा, जीरो हो सकता है जीरो से बड़ा होगा और हमेशा बी से छोटा होगा। ये थ्योरम बोला गया है कि दुनिया में कोई भी संख्या को ले रहे हो और वो दो संख्या है और भी धनात्मक संख्या है, तो इस फॉर्म में ही आएगा और कोई दूसरा फॉर्म में नहीं आएगा। कहने का मतलब है, अब देखो ध्यान से, इसका कहने का मतलब क्या है कि ए में बी से भागा दिए हैं। समझे उस चीज को, ए में बी से क्या किए, भागा दिए। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको और लिख सकते हैं बी भागा ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बी भागा ए, इसी फॉर्म को हम यहाँ लिखे हैं। तो जब हम भागा देंगे कोई संख्या होगा तो कोई कोसेंट आएगा, कोई कोसेंट आएगा, कहने का मतलब क्यों आएगा, भागफल आएगा, और जब भागफल आएगा तो कुछ रिमाइंडर भी आएगा, यानी शेषफल भी आएगा। कुछ हो, जीरो क्यों नहीं हो, लेकिन शेषफल तो आएगा। आप समझिएगा चीज को। तो यहाँ कितने टर्म मिल गए? 1 2 3 4। अब यही 4 टर्म से आपको यूक्लिड विभाजन लेमा थ्योरम दिया गया है। क्या बोला गया? इसी को अगर ऐसे लिखने के लिए बोला गया, साफ साफ देखिए कि जो ए है सबसे बड़ा संख्या है, अगर इसको मल्टीपल कर दे, क्या कर दे, मल्टीपल कर दे, तो और मल्टीपल करने के बाद उसका जो शेषफल उसको जोड़ दे, तो क्या मिल जाएगा आपका? जो सबसे बड़ा नंबर है, जो धनात्मक पूर्णांक है, वही आपका मिल जाएगा। यही आपका ये थ्योरम बोलता है। चलिए और भी आप देखते हैं ध्यान से। जब हम अभी आपको बात बताए हैं कि जो आर होगा, कहने का मतलब है कि जो आर आया, अभी देखिएगा ध्यान से यहाँ कि जो बी से हम भागा दिए ए में, या कोसेंट आ गया, फिर यहाँ आर आ गया, तो जो आर का जो मिनिमम वैल्यू है, समझिएगा चीज को, बहुत सारी बारीकी की बात करें, जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे जो छोटा वैल्यू है वो क्या आ सकता है? तो आप साफ साफ देखिए, यहाँ कुछ भी हो जाए उसका जो मिनिमम वैल्यू है जीरो होगा, कभी माइनस में नहीं होगा। और अधिकतर की बात करें तो जो हम क्या बोले कि जो आर का वैल्यू है वो जीरो हो सकता है, साफ साफ बोले जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। और कहां तक हो सकता है? तो उसका जो बी होगा, ये जो बी होगा, बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जैसे हम बात करते हैं, कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में 2 हो गया और यहाँ 9 ले लिए और यहाँ से आपकी भागा देते हैं, और आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए आप देखिएगा ध्यान से, ये आपका बी है, ये आपका ए है, और जो अभी लगाएंगे तो 4 दूनी 8, ये आपका क्या मिल गया, क्यू मिल गया, मिला ना। और 4 दूनी 8, और यहाँ बच जाएगा कितना, 1, ये आपका क्या हो जाएगा, 8। देखिएगा चीज को, जो ये 1 आया है जीरो से बड़ा है। आर का वैल्यू देखिएगा ध्यान से, आर का वैल्यू जो 1 आया जीरो से क्या है, बड़ा है। अच्छा आप देखिए ध्यान से, कितना बड़ा है, तो हमेशा ये जो बी है, बी से हमेशा ये क्या होगा, छोटा होगा। साफ साफ बोला है कि बी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए बी 2 था तो आर का मान कितना है, 1 है। और दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको, और दूसरा एग्जाम्पल लेके 3 ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं हम कितना, ले लेते हैं इसको 17 लेते हैं। 17 लेने के बाद यहाँ अगर आप भाग दे तो कितना, 5 बार भाग देंगे तो कितना जाएगा, 15, यहाँ बच जाएगा 2। अब चीज को समझिएगा ध्यान से, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया ए, और ये आपका कोशिएंट आ गया यानी क्यू, और ये आपका क्या हो गया, आर। समझिएगा चीज को, क्या बोला गया है, जो आर का वैल्यू होगा जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से कभी छोटा नहीं होगा। तो पॉजिटिव प्लस यानी जीरो से क्या है, बड़ा, और हमेशा वो जो बी वाला वैल्यू है उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो चीज को समझिए, बी का वैल्यू कितना है, 3 है।
और यहाँ जो मान है कितना है 2। तो ये चीज ध्यान रखना है, जो r के मान होगा वो हमेशा b से क्या होगा छोटा, और 0 हो सकता है और 0 से हमेशा बड़ा होगा। इस चीज को ध्यान देना है। और हम थोड़ा सा बात कर लें आपके सामने। चलिए देखिएगा ध्यान से, जैसे में और भी चीज आते हैं, देखिए ध्यान से। अगर a में, देखिए ध्यान से, a में हम 2 से भागा दें, इसका मतलब क्या, इस थ्योरम के माध्यम से इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो आप चीज को समझिएगा। b की जगह यहाँ कितना है, b की जगह आपका यहाँ है 2, b की जगह कितना यहाँ 2 है। समझिए इस चीज को, b की जगह कितना है 2 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b के मान 2, q के q रहेगा और कुछ आपका r रहेगा। चीज को तुम समझने का प्रयास कीजिए कि b के मान कितना यहाँ लिख दिए हैं 2, a बटा b होता है तो a बटा कितना है 2, तो b की जगह कितना गया 2, तो b की जगह कितना लिख दिए 2, तो a इज इक्वल टू 2q प्लस r। ये आपका फॉर्मेट हो गया। तब इससे आप क्या कर सकते हैं, r का मान नहीं निकाल सकते हैं। r का मान क्या क्या आ सकता है, आप सोचो ध्यान से। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। क्या अब देखिए ध्यान से, 2 आ सकता है क्या, नहीं, हम क्या बोले हैं कि जो b होगा b से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, क्या होगा छोटा। चीज को समझिएगा, क्या बोल रहे हैं, जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो आपका क्या होगा 0 होगा 1 होगा। इस हिसाब से जो a बटा 2 के हिसाब से, क्योंकि उसका जो b का वैल्यू है कितना है 2, तो जो उसका r का मान आएगा वो 2 से क्या होगा कम होगा। तो कौन कौन हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। और भी एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। मान लीजिए a बटा 3 हो गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस फॉर्म में, a इज इक्वल टू 3q। समझिएगा चीज, e है जो आपका क्या है b है एक्चुअल में, तो क्या हो गया a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब यहाँ r के मान फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, r के मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 का मान यहाँ क्या है, सॉरी b का मान क्या है यहाँ 3 है, और 3 से हमेशा r का मान क्या होता है, वैल्यू r का जो मान होता है वो कम होता है। यानी जो 3 है वो b है, b से हमेशा r का वैल्यू क्या होता है कम होता है, यानी 0, 1 और 2 होगा, 3 नहीं होगा। ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो जो आगे के कॉन्सेप्ट है, आगे के चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स है वो सारे आपको क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और से एक और कंक्लूजन निकाला जा सकता है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए इसको एक बार हम मिटा देते हैं, उसके बाद कंक्लूजन को देखते हैं। अभी हम लिखे थे आपको कि a बटा 2 अगर रहेगा तो इस फॉर्मेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2q प्लस r। इसका मतलब ये है जो r का मान आएगा, देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये है कि जो r के मान आएगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, क्योंकि b के मान यहाँ कितना है 2 है, और 2 है तो जो r के मान होगा हमेशा क्या होगा छोटा होगा, कि b के मान से हमेशा क्या होता है r का मान छोटा होता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। तो अगर हम फर्स्ट केस ले, अगर r के मान हम क्या कर ले, लेट कर ले, r के मान अगर हम 0 ले ले, क्या ले ले 0, तो जो a के मान अगर लिखे तो a इक्वल टू 2 की हो जाएगा, प्लस में 0, तो 0 रहेगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी इसको क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, यानी a इक्वल टू क्या हो गया 2 की हो गया। अच्छा दूसरा चीज, अगर दूसरा चीज फिर r के मान कितना ले ले 1 ले ले, यहाँ 0 था 0 ले लिए, 1 था तो 1 ले लिए, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2q प्लस r की जगह कितना रख देंगे 1, यानी समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। इसके अलावा और कोई फॉर्म बनने वाला नहीं है। अगर किसी भी कोई भी संख्या में 2 से आप भागा दे रहे हैं, क्या से भागा दे रहे हैं 2 से भागा दे रहे हैं, तो यही दो फॉर्मेट बन सकता है, या फिर 2q के रूप में वो मिल जाए, या फिर 2q प्लस 1 के रूप में मिल जाए। कहने का मतलब है कोई हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम ले लिए 11, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसको 2 से भागा दे रहे हैं, सब लोग 2 देखते हैं ये दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 से भागा दे दिए, 5 दूनी 10, कितना हो गया 1। तो देखिए ध्यान से 11 हो गया, समझे चाहिए, b कितना है 2 है, q कितना है 5, और जो r है वो कितना है यही ना यार। देखिए r का मान कितना है, यहाँ कितना है 1 है, देखिए ये फॉर्मेट है कि नहीं, ये आपका हो जाएगा a, ये आपका हो जाएगा b, ये आपका हो जाएगा q, और प्लस में यहाँ 1 है। अब साफ साफ देखिए कि क्या मिला आपको, कि ये वाला फॉर्मेट मिल गया कि a इक्वल टू 2q प्लस 1। दुनिया की कोई भी धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए और उसको 2 से भागा दे रहे हैं, तो यही दो केस में वो क्या होगा डिवाइड होगा, फॉर्मेट होगा। बस में अगला लेते हैं, देखिए ध्यान से, अगला आप देखिए ध्यान से, अगर हम अगली एग्जांपल दिए थे 3 a बटा 3, तो इसको हम एक रूप में और लिख लेते, क्या लिख लेते कि a इक्वल टू 3q प्लस में r होगा।
और अब जब r के मान निकालेंगे, चूंकि r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b के मान कितना है 3 है, तो 3 से कम होगा यानी 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। और अगर r के मान 0 ले तो कितना हो जाएगा 3q प्लस 3q प्लस कितना हो जाएगा 0, यानी केवल क्या होगा 3q होगा। समझिएगा चीज को, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा दूसरा बात, अगर r के मान 1 ले तो 3q प्लस 1, समीकरण सेकेंड इसको मान लीजिए आप, सेकेंड मान लीजिए। अगर r के मान हम 2 ले लें तो कितना हो जाएगा 3q प्लस 2, समीकरण थर्ड। अभी हम बोलते हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या में आप 3 से भागा दीजिए, दुनिया के कोई भी संख्या में 3 से भागा देने पर यही 3 केस आपको मिलेगा और कोई इसके अलावा कोई केस आपको मिलने वाला नहीं है। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है। और साफ साफ जब ये आपको नहीं दिया हुआ रहे, आपको ये क्या कर दे नहीं दिया हुआ रहे, साफ साफ बोल दे कि ये आपको दिया हुआ नहीं है और आपके पास ए वाला केस है केवल a इक्वल टू 2q प्लस 1, तो आप साफ साफ देखिए कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं। बस एक केस दिया हुआ है कि देखिए कोई भी संख्या है जिसका ए फॉर्मेट में सिद्ध करना है, तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि जो b के मान है, जो b के मान है वो कितना है 3 है, जो b के मान है 3 है, b के मान है कितना 3 है, b के मान कितना है यहाँ 2 है, b के मान कितना है यहाँ 2 है। b के मान तो आप वैल्यू कर सकते हैं ना, तो पूरा फाइंड कर सकते हैं, और जब b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो जो क्वेश्चन होता है वो आसानी से क्या हो जाती है सोल्व हो जाती है। तो और इसमें एक चीज और है जो आपको मिलेगा, ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेकिन एक वर्ड और आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो वो क्या होता है, तो दोनों लगभग सेम होता है, बस समझिए तो इसका स्टाइलिश नेम वो है एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक स्टाइलिश नेम, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है और उसका उपयोग हम लोग सिद्ध करने में करते हैं, बस इतना ही फर्क है। आप यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलिए या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। और दूसरी चीज, एक चीज और इसमें बोला गया है साफ साफ, यही देखिए ध्यान से आप कि ये जो थ्योरम है धनात्मक पूर्णांक के लिए, जब दिया गया था ये थ्योरम तो धनात्मक पूर्णांक के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट हैं इस पर सर्च किए तो उन्होंने इनको ये वाला बात को थोड़ा सा रॉन्ग बताया और वो नेगेटिव पर भी काम कर दिए। जैसे में पॉजिटिव में हो, कोई भी संख्या पॉजिटिव में ओड हो, पॉजिटिव में इवन हो, उससे मतलब नहीं है, इनका कहना था। लेकिन ऐसा फॉर्मूला, लेकिन और भी साइंटिस्ट है उन्होंने बोले कि नहीं, पूर्णांक संख्या हो वो कोई भी हो, नेगेटिव वाला हो या फिर पॉजिटिव वाला हो, कोई भी संख्या हो सकता है। कहने का मतलब जैसे में आपको होगा सर √4 लिख दीजिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ इस चीज को नहीं पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पढ़ने, आपको जब भी लिखना होगा तो धनात्मक वाला ही लिखना होगा, आप दोनों ही लागू होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला, लेकिन नेगेटिव वाला भी नेगलेक्ट करके चलना है। आपको नेगेटिव वाला जो भी पढ़ना है वो आप क्लास 11th में जब जाइएगा तो वहां पर एक चैप्टर आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आप नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव वाला नंबर के बारे में अच्छी से वहाँ स्टडी कीजिएगा। तो उसको स्टैंडर्ड क्लास के लिए छोड़ देते हैं और स्टैंडर्ड क्लास इसीलिए बनाया गया ताकि वहां पर भी इसका स्टडी करें। ये आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन था। इसमें अगर कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।